Hello everyone. Once again I welcome you all to our platform that is GK Today and this is our daily current affairs class जहाँ पर हम most important 10 current affairs को daily यहाँ पर analyze करते हैं. तो friends today we'll be discussing 8th of May 2026 के most important current affairs and without taking any further time let's get started. The very first question is the methane alert and response system is an initiative of which organization? ये आपको बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. ओके, तो हुआ क्या है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी है, इन्होंने अनाउंस किया है कि वो मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम को फर्दर एक्सपैंड करेंगे जिसमें ये कोल माइंस और वेस्ट फैसिलिटीज़ को भी इंक्लूड कर रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये जो सिस्टम है ना, ये दुनिया का पहला पब्लिक ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड मीथेन डिटेक्शन और नोटिफिकेशन सिस्टम है. इसको यूनेप के इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी की तरफ से लॉन्च किया गया था एंड ये सिस्टम अनाउंस किया गया एट द COP27 इन 2022 एंड बाद में जाके इसका जो पायलट फेज़ है वो स्टार्ट हुआ था 2023 में. ठीक है, तो मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम किसका इनिशिएटिव हो गया? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का. कब फॉर्म हुआ था यूनेप? 1972 में फॉर्म हुआ था. पर्पस क्या था? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को वर्ल्ड वाइड लेवल पर प्रमोट करना. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कीनिया के नायरोबी शहर में है. ठीक है, एंड 2016 में यूनेप ने ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश की थी. ओके, देन हम अगर बात करेंगे यहाँ पर मीथेन की, तो मीथेन का केमिकल फार्मूला CH4 होता है और ये एक ग्रीन हाउस गैस है. मीथेन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 25 टाइम्स ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखता है. ठीक है, एंड एग्रीकल्चर, कोल माइनिंग एंड वेस्ट से बहुत सारा मीथेन एनवायरनमेंट में रिलीज़ होता है. ओके, टॉकिंग अबाउट दिस मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, ये सैटेलाइट बेस्ड मीथेन डिटेक्शन सिस्टम है जो ग्लोबल मीथेन लीक्स मॉनिटर करता है. ये दिसंबर 2022 में COP27 के दौरान पहली बार अनाउंस किया गया था एंड इसका मेन पर्पस क्या है? मीथेन एमिशंस को जल्दी आइडेंटिफाई करना और उसको रिड्यूस करना. फाइन, नाउ यहाँ पर हमने बात करी COP27 की जो 2022 में हुआ था. बेसिकली COP का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ एंड ये UNFCCC का एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है जिसका मेन फोकस क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ को फ्रेम करना होता है. ठीक है, तो अभी हमने रिसेंटली 2025 में देखा था कि COP30 हुई थी एंड ये कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील कंट्री में. ओके, देन 2026 जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है इसमें COP31 होगा. कहाँ पर? टर्की में होगा. पहले ये बिट चल रही थी टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, बट फाइनली टर्की में ये इवेंट होगा एंड नेक्स्ट ईयर 2027 में COP32 ऑर्गेनाइज किया जाएगा. कहाँ पर? एथियोपिया कंट्री में. ओके, सो डू रिमेंबर ऑल दिस वेन्यूज़. ओके, सो मार्स सिस्टम किसका इनिशिएटिव है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन, उद्गम पोर्टल वॉज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? उद्गम पोर्टल को किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया था? द करेक्ट आंसर हियर इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. तो रिसेंटली उद्गम पोर्टल क्यों न्यूज़ में आया है? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि 30 बैंक्स को हमने इंटीग्रेट करवाया है इनटू द उद्गम पोर्टल, जिससे कि जो लीगल हेयर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी टू ट्रेस द फंड्स ऑफ डिसीज्ड अकाउंट होल्डर्स. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर उद्गम का फुल फॉर्म क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन. ओके, ये इसका फुल फॉर्म है एंड ये एक तरह का ऑनलाइन पोर्टल है जिसको RBI ने डेवलप किया था. इस पोर्टल को डेवलप किया गया इन कोलैबोरेशन विथ RBI का IT प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, अलॉन्ग विथ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज यानी IFTAS, और कुछ और इसमें सिलेक्टेड बैंक शामिल थे. तो उद्गम बेसिकली रजिस्टर्ड यूज़र्स को इनेबल करता है कि वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को और अकाउंट्स को सर्च कर सकते हैं अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स थ्रू अ सिंगल सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो उद्गम पोर्टल किस इंस्टीट्यूशन का है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ था? 1935 में. ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है एंड बाद में जाके 1949 में इसको नेशनलाइजेशन इसका हो गया था. इनके पास करेंसी नोट्स इशू करने का राइट है. ठीक है,
उद्गम की बात करेंगे तो उद्गम पोर्टल से यूज़र्स अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स ट्रेस कर सकते हैं एंड ये पोर्टल मल्टीपल बैंक्स का डेटा सेंट्रलाइज्ड करता है। फाइन। इफ्टास की हमने यहाँ पर बात करी है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। तो ये आरबीआई की एक सब्सिडरी है एंड इफ्टास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रदान करता है। इफ्टास ने उद्गम पोर्टल के डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। ओके। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया का हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। 1950 में ये बॉडी इस्टेब्लिश हुई थी एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन के रूप में काम करते हैं। फाइन। सो उद्गम पोर्टल किसका हो गया? बी ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। डू रिमेंबर इट्स फुल फॉर्म एज वेल। द फुल फॉर्म इज अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ओके। चलिए हम यहाँ पर कुछ इसी के साथ बैंकिंग करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं रिसेंटली जो हुए हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द सेकेंड नज इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन वॉलंटरी कंप्लायंस रिगार्डिंग फॉरेन एसेट? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा, Which three countries have the largest rare earth oxide reserves in the world? ये 3 countries हैं, China, Brazil and India. The lead bank scheme was introduced on the recommendations of which committee? The correct answer is Nariman Committee. Which regulatory body governs infrastructure investment trust in India? कौन सी बॉडी है जो इसको गवर्न करती है? So this is SEBI. Which bank received the world's best consumer bank 2025 award from the Global Finance? ये अवार्ड दिया गया था SBI को. The liberalized remittances scheme operates under which law? So this is Foreign Exchange Management Act of 1999. And last one is which tax rate was abolished under the recently announced GST 2.0? This is the 12% and 28% का slab. Okay. Now moving to third question. दोरजी-लुंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? ये दोरजी-लुंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, भूटान। लेट्स सी व्हाई इट केम इनटू न्यूज़ बिकॉज रिसेंटली भूटान गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड बैंक हैज साइंड फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स वर्थ $515 मिलियन किस लिए? फॉर द 1125 मेगावाट दिस दोरजी-लुंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ओके। एंड ये जो पावर प्रोजेक्ट है ना, ये रन ऑफ रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एट द कुरीचू रिवर इन द ईस्टर्न भूटान। एंड ये जो रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की? इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ड्रैंग मेचू रिवर जो कि इंडिया के अंदर एंटर करती है, तो इसका नाम हो जाता है मानस रिवर। ओके। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसमें कंक्रीट ग्रेविटी डैम जो है वो डेवलप किया जाएगा, साथ ही एक अंडरग्राउंड पावर हाउस भी विथ 6 फ्रांसिस टर्बाइंस। एंड इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगा वर्ल्ड बैंक। इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय दोरजी-लुंग हाइड्रो पावर लिमिटेड। ओके। सो दैट्स व्हाई इट केम इनटू न्यूज़ टू रिमेंबर दैट दिस पावर प्रोजेक्ट लाइज इन द कंट्री भूटान। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। Now here if we see some important keywords, तो सबसे पहले हमने भूटान की बात की है। भूटान की कैपिटल सिटी क्या है? इट इज़ द थिम्फू। ओके। एंड एशिया के सबसे छोटे कैपिटल्स में से एक है। भूटान ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले डेवलप किया था भूटान ने, जो इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा वेलबींग को इम्पोर्टेंस देता है। भूटान हिमालय माउंटेन रेंज के बीच में लोकेटेड है और लार्जली फॉरेस्ट कवर्ड कंट्री है। ओके। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो आपके होते हैं इसमें क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वाटर फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जिसे क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी माना जाता है। सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वर्ल्ड में कौन सा है? ये है 3 गॉर्जेस डैम, और ये डैम कहाँ पर है? ये चाइना में है। ठीक है। तो फ्रांसिस टर्बाइन एक कॉमन टाइप का टर्बाइन है जो मीडियम हेड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। फाइन। देन वी टॉक्ड अबाउट द कुरीचू रिवर। ये भूटान की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन में जाके मिल जाता है। एंड रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज उनके बड़े रिवर्स को पानी प्रोवाइड करते हैं और उनके फ्लो को बढ़ाते हैं। तो कुरीचू डैम भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भूटान में एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। एंड इसके साथ यहाँ पर और किस बॉडी का हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। ओके। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन। द अर्बन टेस्ट बेड एंड एरोसॉल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? तो ये एक अर्बन टेस्ट बेड और एरोसॉल ऑब्जर्वेटरी है, इसको कौन सी सिटी में इस्टेब्लिश किया गया था? द करेक्ट आंसर हियर इज़ ए ऑप्शन, दैट इज़ चेन्नई। ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, इन्होंने इस्टेब्लिश किया एक अर्बन टेस्ट बेड
और एरोसॉल ऑब्जर्वेटरी, कहाँ पर, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अंडर द मिशन मौसम। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटी है इसको इनाग्रेट की गई इन चेन्नई। किसने की है? डॉक्टर M रविचंद्रन ने 6 मई को। एंड ये कौन है? ये सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसमें 15 एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाएंगे जिनकी लागत 60 करोड़ रुपीस तक है। एंड इनका काम क्या होगा? ये मॉनिटर कर सकते हैं नियरली 50 एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स को। इससे वेदर फोरकास्टिंग आपकी इम्प्रूव होगी, जिसमें आप एरोसॉल्स, विंड फ्लो, टेम्परेचर, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, क्लाउड्स और रेनफॉल पैटर्न्स को स्टडी करके फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चेन्नई अर्बन टेस्ट बेड ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जर्वेटरी है इस टाइप का इंडिया में। ओके, सो ये कहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है? ए ऑप्शन, चेन्नई में। नाउ हियर वी टॉक्ड अबाउट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ये IITM पुणे 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो मौसम और क्लाइमेट रिसर्च के लिए जाना जाता है। एंड ये इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में काम करता है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट मॉनसून फॉरकास्टिंग में लीडिंग रोल निभाता है। देन हमने बात करी मिशन मौसम की। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो वेदर और क्लाइमेट संबंधी डेटा कलेक्शन बढ़ाता है। इस मिशन मौसम का मेन गोल क्या है? इंडिया के हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी मौसम पैटर्न्स का स्टडी करना। मिशन मौसम से रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स और वेदर फोरकास्टिंग आपके इम्प्रूव होते हैं। मिशन मौसम से आपके रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स और वेदर फोरकास्टिंग इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, चेन्नई। देन हमने यहाँ पर बात करी है एरोसॉल्स की। तो एरोसॉल्स जो हैं ये एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज दोनों को इफ़ेक्ट करते हैं। वोल्केनो इरप्शंस जो आपके हुए हैं ये भी एरोसॉल्स निकालते हैं। इनसे भी बेसिकली एरोसॉल्स आपके निकलते हैं जो ग्लोबल टेम्परेचर को टेम्परेरी बेसिस पर कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, चेन्नई। Now moving to fifth question, which country is the host of International Big Cat Alliance Summit 2026? तो International Big Cat Alliance Summit के लिए कौन सी कंट्री होस्ट है? द करेक्ट आंसर हियर इज़ डी ऑप्शन, इंडिया। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने रिसेंटली लॉन्च किया है वेबसाइट एंड लोगो फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026 जो कि नई दिल्ली में हुई। एंड ये जो अलायंस है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडिया में। किस लिए? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट स्पेशीज़। कौन कौन सी? लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड पियोमा। ठीक है, तो इंडिया पहले IBCA समिट को होस्ट कर रहा है। और कब से ये समिट होगी? 1 जून 2026 से। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। एंड यहाँ पर डिफरेंट लोग पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम द हेड्स ऑफ स्टेट, पॉलिसी मेकर्स, साइंटिस्ट एंड कंजर्वेशन एक्सपर्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो इस समिट के लिए हमने थीम क्या रखी है? सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी एंड सेव इको सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट के लिए कौन सी कंट्री होस्ट है? दिस इज़ द कंट्री इंडिया। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। IBCA का हेडक्वार्टर हमने बात करी कहाँ पर है? इंडिया में है। एंड ये 7 बिग कैट स्पेशीज़ के कंजर्वेशन के लिए काम करता है। पहला जो IBCA समिट था ये 2026 में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ओके, बिग कैट स्पेशीज़ ये 7 होती हैं बेसिकली जिनके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज़ डी ऑप्शन, दैट इज़ इंडिया। नाउ यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटाट असेसमेंट वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये ग्रीहा असेसमेंट है जिसको डेवलप किया था यहाँ पर किसने? आंसर है टेरी ने, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट डेटा, विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज टॉप मरीन फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट इन 2025? दिस इज़ द स्टेट तमिलनाडु। The Sampann Pension Management System has been integrated with which digital platform? Sampann Pension Management System को integrate किया गया है with the Umang platform. Next है आंगनवाड़ी सर्विसेज पोषण अभियान and scheme for adolescent girls have been subsumed under which umbrella mission? तो ये आंगनवाड़ी सर्विसेज पोषण अभियान और स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स इनको सबस्यूम किया गया अंडर द मिशन पोषण 2.0 एंड मिशन सक्षम। नेक्स्ट है विच पोर्ट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च द डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव फॉर पोर्ट मैनेजमेंट? तो फर्स्ट पोर्ट इंडिया का जिसने डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव लॉन्च किया फॉर पोर्ट मैनेजमेंट ये है VO चिदम्बरनार पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड एट द ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू डिजिटाइज एंड प्रिजर्व इंडियाज़ मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। इस पोर्टल का नाम रखा गया ज्ञान भारतम पोर्टल। एंड लास्ट वन इज़ जल सेवा आकलन हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। इसको लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently been appointed as the chairperson of the Central Board of Film Certification। CBFC के लिए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपॉइंट कर दिया है शशि शेखर वेमपति को एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। एंड ये अपॉइंटमेंट नोटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। ठीक है, तो ये अब CBFC चेयरपर्सन रहेंगे अगले 3 सालों के लिए। प्रसून जोशी जो हैं ये स्टेप डाउन हुए थे फ्रॉम द पोस्ट आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। एंड शशि शेखर वेमपति का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग एंड पब्लिक कम्युनिकेशन में। सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ बी ऑप्शन, शशि शेखर वेमपति। ये बन गए हैं हमारे नए चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए। ओके, नाउ यहाँ पर हम बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की। तो इसको हम सेंसर बोर्ड भी कहते हैं। एंड इनका काम क्या होता है? ये फिल्म्स को सर्टिफाई करते हैं इंडिया में। एंड इनकी स्थापना 1952 में हुई थी। एंड ये डिफरेंट कैटेगरीज में हर फिल्म को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की ऑफिशियल कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसीज़ को रेगुलेट करते हैं। इसमें 2 मेन विंग्स होते हैं आपके, पहला है आपका इंफॉर्मेशन विंग और दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग विंग। इस मिनिस्ट्री के अंडर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट प्रसार भारती। तो प्रसार भारती इंडिया की पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है जिसमें दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो शामिल है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में काम करती है। एंड इसका इस्टेब्लिशमेंट 1997 में हुआ था एक ऑटोनॉमस कॉरपोरेशन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, शशि शेखर वेमपति। ये बन गए हैं हमारे नए चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए। यहाँ पर चलिए हम थोड़े से रीसेंट अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखते हैं कौन कौन से लोग जो हैं वो न्यूज़ में आए हैं। विच कंट्रीज़ एयरपोर्ट रैंक फर्स्ट इन द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026। इसमें कौन सी कंट्री की एयरपोर्ट है जिसको फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया? दिस इज़ सिंगापुर। Who has been appointed as the State Election Commissioner of Jammu Kashmir by the Lieutenant Governor in February 2026। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू कश्मीर कौन बन गए? ये हैं शांतमनु। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो शिखर धवन की। विच रिनाउंड इंडियन शेफ वॉज ऑनर्ड एज अ टॉप एग्री फूड पाइनियर बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन इन अक्टूबर 2025। ये कौन से शेफ हैं? इनका नाम है संजीव कपूर। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन एनुअल लिटरेरी अवार्ड नेम्ड एज सेमोजी इलक्किया विरुधु मीन्स क्लासिकल लैंग्वेज लिटरेरी अवार्ड। ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्म किया? तो तमिलनाडु ने। हु हैज़ बीन नेम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ आर.के. लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। ये दिया गया आमिर खान को। विच स्टेट वन द बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवार्ड एट द इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स 2025। ये जीता है मध्य प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड ने। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वर इन न्यूज़ दीज डेज। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी। ये सेकेंड एडिशन था ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग का। एंड इसको कंडक्ट किया गया है थिरुवनंतपुरम में इस साल। ठीक है, अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी। डेलीगेशंस यहाँ पर आए थे फ्रॉम चाइना, इजिप्ट, एथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड यूएई इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने। इस मीटिंग का फोकस 3 मेजर एरियाज़ पर था। पहला यहाँ पर था सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर फॉर्मलाइजेशन। दूसरा था वुमेंस वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन एंड तीसरा है स्किल डेवलपमेंट। तो इन तीनों एरियाज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। तो इसमें फर्दर इस बारे में बात की कि किस तरह से ज़रूरी है हमारे लिए सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम क्रिएट करना, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना इन द वर्क फोर्स एरिया एंड रिस्पॉन्सिव स्किल डेवलपमेंट सिस्टम डेवलप करना। ठीक है, सो ये कहाँ पर हुआ है? तो डी ऑप्शन, तिरुवनंतपुरम में। ओके, यहाँ पर ब्रिक्स की बात करेंगे तो ओरिजिनली ये ब्रिक के रूप में फॉर्म हुआ था। इनको 4 नेशंस ने मिलकर फॉर्म किया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया एंड ये ब्रिक्स बन गया था। ओके, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि प्रेजेंट में इसमें कितने मेंबर कंट्रीज़ मौजूद हैं। फाइन। ब्रिक्स की जो पहली बैठक थी वो 2009 में हुई थी। एंड ब्रिक्स के देशों में दुनिया की लगभग 40% पॉपुलेशन स्टे करते हैं। ठीक है,
आफ्टर दैट इफ़ यू टॉक अबाउट सोशल सिक्योरिटी, जिसके बारे में यहाँ पर फोकस किया गया, तो सोशल सिक्योरिटी का पर्पस होता है जो भी हमारे पुअर और ओल्ड पीपल हैं उनको इकोनॉमिक एक तरह से सुरक्षा देना। एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और हेल्थ केयर शामिल होते हैं। इंडिया के अंदर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक पॉपुलर सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट वुमेंस वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। तो इंडिया में फ़ीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट लगभग कितना है, 20 to 25%। और वुमेंस वर्कफोर्स बढ़ाने के लिए उन्हें स्किल ट्रेनिंग और सेफ्टी मेजर्स देना ज़रूरी है। नॉर्डिक कंट्रीज़ में वुमेन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा गया, ठीक है। तो ये सेकेंड एडिशन था ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग का, जो तिरुवनंतपुरम में हुआ। डू रिमेंबर कि लास्ट ईयर 2025 में ब्रिक्स को होस्ट किया था ब्राज़ील कंट्री ने, एंड इस साल 2026 में ब्रिक्स के लिए होस्ट कंट्री है इंडिया होस्ट कर रहा है ब्रिक्स को, ओके। मूविंग टू 8th क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड द एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस 2025 रिपोर्ट। कौन सी मिनिस्ट्री है जो इस रिपोर्ट को रिलीज़ करती है? दिस इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इन्होंने रिसेंटली रिलीज़ किया एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज रिपोर्ट 2025। इसमें इन्होंने ये बताया कि जो नंबर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं इन द अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि 2023 to 24 में ये वैल्यू थी 7.34 करोड़ एंड ये बढ़कर 2025 में हो गई 7.92, ओके। इसी के साथ हमने यहाँ पर देखा कि 7.97% का ग्रोथ था। अदर सर्विसेज सेक्टर में हाईएस्ट ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया इन एस्टैब्लिशमेंट, देन इट इज़ फॉलोड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेक्टर। ये जो सेक्टर है इसमें एम्प्लॉयमेंट मिला है टू अराउंड 12.81 करोड़ वर्कर्स को, जिससे कि 74.52 लाख जॉब्स ऐड हुई हैं कंपेयर टू द प्रीवियस सर्वे। सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में देखा गया। यहाँ पर मिलाकर अगर हम इनका एम्प्लॉयमेंट चेक करेंगे तो इट इज़ मोर दैन 1/3 ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर, ओके। तो ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज़ किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। रिपोर्ट के अंदर जो फैक्ट्स हैं ये सब आपकी नॉलेज के लिए हैं। ये आपको जब आप मेंस लिखेंगे या फिर कहीं पर आप ऐसे राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर हेल्प करते हैं ये सारे फिगर्स। अदरवाइज़ आपसे वनडे एग्जाम में ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, ओके। सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो मिनिस्ट्री है ये इंडियन गवर्नमेंट की एक बहुत ही प्रोमिनेंट एजेंसी है जो स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करता है और नेशनल सैम्पल सर्वे और जो हमारा इकोनॉमिक सेंसस है ये भी ये कंडक्ट करते हैं। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और पहले इसे प्लानिंग कमीशन संभालता था, ओके। लेकिन हम जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन को अब 2015 में रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के साथ में। नाउ हियर इफ़ यू टॉक अबाउट द अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर, तो इसमें छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड या फैमिली रन बिजनेसेस आते हैं। ये बिजनेसेस ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं होते और फॉर्मल टैक्स नहीं देते हैं। इंडिया में इसकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में काफ़ी है, खासकर हमारे रूरल एरियाज़ में। एम्प्लॉयमेंट इन सर्विसेज सेक्टर देखेंगे तो सर्विसेज सेक्टर भारत की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, लाइक IT, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये जैसे सब सेक्टर्स आते हैं। 2020 तक इंडिया के जीडीपी में सर्विसेज का जो शेयर था वो कितना था, लगभग 55%, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कमिंग टू 9th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 80th राउंड ऑफ द नेशनल सैम्पल सर्वे of health report, which state recorded the highest persons reporting illness ratio in India? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है जिसने कि बीमारी की रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों का अनुपात सबसे अधिक दर्ज किया है। दिस इज़ द स्टेट ऑफ डी ऑप्शन, केरला, ठीक है। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिलीज़ किया है 80th राउंड ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ हेल्थ रिपोर्ट। यहाँ पर केरला ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट पर्सन्स रिपोर्टिंग इलनेस रेशियो को, और जिसको आप मॉर्बिडिटी रेट भी कहते हैं। और यहाँ पर कितना रेट था, ये 24.5%, ओके। सेकेंड पर यहाँ आंध्र प्रदेश आता है विथ 21.1% एंड नेशनल एवरेज मॉर्बिडिटी रेट कितना था, 13.1%। केरला और वेस्ट बंगाल में इलनेस रिपोर्टिंग ज़्यादा थी अर्बन एरियाज़ में एंड अमंग वुमेन एज वेल। केरला का हाई मॉर्बिडिटी रेट इज़ लिंक टू इट्स एजिंग पॉपुलेशन, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफस्टाइल डिजीजेज एंड स्ट्रॉन्ग हेल्थ अवेयरनेस, ओके। तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ हमें कहाँ से मिलती है, केरला से, ओके। डी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर।
वी टॉक्ड अबाउट नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, तो ये इंडिया के अंदर 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था। इनका काम होता है स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करना एंड ये सर्वेस करते हैं इकोनॉमी, हेल्थ और कंजम्पशन जैसे टॉपिक्स पर। देन वी टॉक्ड अबाउट मॉर्बिडिटी रेट, तो मॉर्बिडिटी रेट आपको ये बताता है कि एक पॉपुलेशन में डिजीज़ होने का कितना परसेंटेज है। मॉर्बिडिटी से पता चलता है पब्लिक हेल्थ का स्टेटस एंड इस रेट से हेल्थ केयर नीड्स प्लान की जाती हैं, यानी हेल्थ केयर रिलेटेड पॉलिसीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं। ओके, एजिंग पॉपुलेशन की हमने बात करी थी कि तो केरला में ये रेशियो इसलिए ज़्यादा आया क्योंकि यहाँ पर वुमेन और जो एजिंग पॉपुलेशन है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट की थी अपनी बीमारी। एजिंग पॉपुलेशन हम ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिनकी एज जो है वो 60 प्लस होती है, ठीक है। तो जापान वर्ल्ड का सबसे एजिंग पॉपुलेशन वाला देश है। एजिंग पॉपुलेशन से हेल्थ केयर और पेंशन सिस्टम पर जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ डी ऑप्शन, केरला स्टेट। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। हम कब सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे? तो हर साल हम इसको 7 मई को सेलिब्रेट करते हैं एथलेटिक्स को प्रमोट करने के लिए एंड फिटनेस को प्रमोट करने के लिए अमंग द यूथ। ये दिन इनकरेज करता है यंग स्टूडेंट्स को कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें एंड डिसिप्लिन डेवलप करें, कॉन्फिडेंस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। तो ये जो सेलिब्रेशन है मेनली ये प्रमोट करता है ट्रैक एंड फील्ड के एथलेटिक्स को एज एन इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट फॉर यूथ डेवलपमेंट। एंड इस दिन को हम एनुअली ऑब्जर्व करते हैं टू कमोमरेट द फाउंडिंग ऑफ द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसको हम वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो हम वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल 7 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, डी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है ये हर साल हम 7 मई को सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन हम यूथ में एथलेटिक्स और फिटनेस प्रमोट करते हैं। बेसिकली इसका मुख्य फोकस क्या है? ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स। ओके, देन वी टॉक्ड अबाउट इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसको अब वर्ल्ड एथलेटिक्स कहा जाता है। तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1912 में एंड ये ग्लोबल एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन्स रेगुलेट करते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स, तो ट्रैक एंड फील्ड में रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग इवेंट्स आते हैं। ओलंपिक्स में भी ट्रैक एंड फील्ड सबसे पॉपुलर इवेंट होता है। एंड यूथ फिटनेस एंड स्पोर्ट की बात करेंगे तो रेगुलर स्पोर्ट्स यूथ में डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यूथ को कम से कम डेली बेसिस पर 60 मिनट्स कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। स्पोर्ट्स खेलना ओबेसिटी और हार्ट डिजीज़ से भी आपको बचाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम वर्ल्ड एथलेटिक्स डे को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हर साल हम इसको 7 मई को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए हम यहाँ पर थोड़े से डेज एंड थीम्स के क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द नेशनल डायलॉग ऑन ऑनलाइन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डायलॉग ऑर्गेनाइज किया था? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने। विच स्टेट वो सिलेक्टेड एज अ थीम स्टेट फॉर द 24th वसंत उत्सव 2026? तो थीम स्टेट यहाँ पर था राजस्थान। वेयर वॉज द चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 होस्टेड बाय द इंडियन आर्मी? ये डायलॉग इंडियन आर्मी ने होस्ट किया था नई दिल्ली में। वर्ल्ड वाटर डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? वर्ल्ड वाटर डे हम 22 मार्च को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल एजुकेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो 11 नवंबर को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो 21 फरवरी को। वर्ल्ड किडनी डे 2026 इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो ये होता है आपका 12 मार्च को। ओके, तो ये कुछ आपके डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन हो गए। एनीवेज ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स फॉर टुडे। आई रियली होप यू हैव लाइक द सेशन। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड अगर आप इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो यू कैन राइट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, so we will be meeting again tomorrow with the next lecture. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel.